वेलकम टू अब दी क्लासेस। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रशिक्षण का वैज्ञानिक सिद्धांत। अब इसमें क्या है, इसमें है खेल प्रशिक्षण की परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, शक्ति में भेद से संबंधित हैं, बचाव है, वजन उठाने के प्रशिक्षण है, ताकत है, व्यायाम है और सर्किट ट्रेनिंग है, फाटलेक प्रशिक्षण ढंग है। ये सभी इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, वार्म अप हो गया है ना, गति, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी आपके जो प्रश्न हैं रिलेटेड इससे, वो यहाँ पर आज हमको मिलने वाले हैं। तो चलने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें हमेशा लगातार हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। और चलते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। तो यह परिभाषा दी गई है किससे, खेल प्रशिक्षण की, है ना। तो यह किसके द्वारा कहा गया है, यह कहा गया है हरदयाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, हरदयाल सिंह के द्वारा यह कहा गया है। अगला कहा जा रहा है कि खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है किसी व्यक्तित्व का विकास करना, हुनर का विकास करना, शारीरिक तंदुरुस्ती का विकास करना। ये सभी जो है हमारे खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि खेल प्रशिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है, यहाँ पर है होगा तो कौन सी एक विशेषता है, एक क्या, सभी विशेषताएं हैं यहाँ पर। नियोजित व सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रक्रिया, ये सभी जो है खेल प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं। ये सभी क्या हैं, खेल प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। अति भार का सिद्धांत है, अति भार का सिद्धांत क्या है, तो अति भार का सिद्धांत है कि खेल प्रशिक्षण व अनुकूलन का, खेल प्रशिक्षण व अनुकूलन का सिद्धांत जो है अतिभार का सिद्धांत है। यहां पर कहा जा रहा है कि अतिभार का अर्थ है, तो अतिभार का अर्थ क्या होता है, अतिभार का अर्थ होता है स्वस्थता में प्रगति के साथ साथ प्रशिक्षण में कड़ाई लाना। स्वस्थता में प्रगति के साथ साथ प्रशिक्षण में कड़ाई लाना क्या है, अतिभार है ना। आगे देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि नियतकालिक सिद्धांत के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण की बृहत चक्र यानी कि मैक्रो साइकिल की कितनी अवधि होनी चाहिए। जो उनकी अवधि है वो 4 से 12 माह होता है। कितना होता है, जो मैक्रो साइकिल होता है वो 4 से 12 माह तक होता है। आगे देखते हैं। एरोबिक सहन शक्ति प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य इस तंत्र की क्षमता का विकास करना है। देखिए, जो एरोबिक सहन शक्ति है ना, जो एरोबिक सहन शक्ति प्रशिक्षण है तो उसमें क्या होता है, उसमें दिल, फेफड़ा, वैस्कुलर सिस्टम और ये सभी जो है इन सभी का क्या करते हैं, तंत्र की जो है क्षमता का विकास करते हैं। इसमें क्या होता है, दिल, फेफड़ा, वैस्कुलर सिस्टम, ये सभी जो है इन सभी का क्या करते हैं, क्षमता का विकास करना क्या है, एरोबिक सहन शक्ति का प्रशिक्षण है ना। आगे देखते हैं। एनरोबिक सहनशक्ति की प्रक्रिया में किसका क्षरण होता है, तो एनरोबिक प्रक्रिया में हम देखते हैं कि एटीपी, सीपी तथा ग्लाइकोसिस, एटीपी, सीपी तथा ग्लाइकोसिस का क्षरण होता है। प्रश्न अगला है। एनारोबिक शारीरिक व्यायामों के कारण शारीरिक प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखिए एनारोबिक से होता क्या है, हृदय की वेंट्रिकुलर कैविटी के आकार में वृद्धि होती है, पूर्ण रक्त आयतन तथा हीमोग्लोबिन का बढ़ना होता है, रक्त नलिकाओं में वृद्धि होती है। ये सभी जो है क्या हैं, एनारोबिक शारीरिक व्यायाम के कारण शारीरिक प्रभाव है ना, ये सभी एनारोबिक के प्रभाव थे। आगे देखते हैं। एरोबिक शारीरिक व्यायाम से रक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, लाल रक्त कणिकाओं में वृद्धि होती है, रक्त के गाढ़ेपन का बढ़ाना होता है और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में वृद्धि होती है ना। तो ये सभी क्या है, एरोबिक व्यायाम है ना, एरोबिक शारीरिक व्यायाम से रक्त पर प्रभाव पड़ता है ना। तो ये सभी हो गए। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद आगे चला जाए और अच्छा उसके पहले हम ये देखेंगे कि एरोबिक और एनरोबिक, शायद आप लोगों को पता होगा कि एरोबिक और एनरोबिक व्यायाम क्या होता है ना। तो उसके आगे फिर से कहा जा रहा है कि एरोबिक शारीरिक व्यायाम से
एरोबिक शारीरिक व्यायाम से निम्नलिखित में से एक परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन नहीं होता? तो देखिए, एरोबिक शारीरिक व्यायाम से मांसपेशी फाइबर भी होता है, मायोग्लोबिन में वृद्धि होती है, रक्तचाप भी होता है, लेकिन यहाँ पर ट्विच फाइबर, क्या ट्विच फाइबर जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ट्विच फाइबर में क्या होता है? इसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसके पहले मैं एक बात बता रहा था आपको कि जो एरोबिक और एनरोबिक है ना, तो एरोबिक जो होता है ना, एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ किया जाता है। एरोबिक जो है, एरोबिक व्यायाम ये है कि ये जो है ऑक्सीजन के साथ किया जाने वाला व्यायाम होता है ना। एनरोबिक क्या है? एनरोबिक ऐसा व्यायाम होता है जो बिना ऑक्सीजन का किया जाता है। एनरोबिक क्या है? वो बिना ऑक्सीजन का, और ये एरोबिक क्या है? ऑक्सीजन के साथ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लगातार प्रशिक्षण पद्धति की खोज किसने की? लगातार प्रशिक्षण पद्धति की खोज किसने की, है ना? तो वो किया गया था डॉक्टर अर्नेस्ट वेन ऑकेन के द्वारा। डॉक्टर अर्नेस्ट वेन ऑकेन के द्वारा जो है लगातार प्रशिक्षण पद्धति की खोज की गई थी, है ना। फिर आगे कहा जा रहा है कि सर्किट प्रशिक्षण का विकास किसने किया? सर्किट प्रशिक्षण का विकास, सर्किट ट्रेनिंग, है ना, सर्किट ट्रेनिंग का विकास मॉर्गन, है ना, मॉर्गन। यहाँ पर देखिए, मॉर्गन जब आप लिखते हैं मॉर्गन, है ना, तो ये ऊपर लगता है ना, अब ये सर्किट में भी ये ऊपर लग रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि सर्किट प्रशिक्षण और मॉर्गन, मॉर्गन, मॉर्गन और सर्किट, है ना। आगे देखते हैं, अंतराल प्रशिक्षण पद्धति को लोकप्रिय करने का श्रेय किसको है? तो अंतराल प्रशिक्षण पद्धति को लोकप्रिय करने का जो श्रेय जाता है वो वोल्डेमर ग्लसरल को। किसको? वोल्डेमर ग्लसरल को जो है, ये जो है अंतराल प्रशिक्षण पद्धति, है ना, ये जो है किसको जाता है? अंतराल प्रशिक्षण पद्धति वोल्डेमर ग्लसरल को। आगे देखते हैं, फॉर्टलेग शब्द कहाँ से लिया गया? फॉर्टलेग शब्द कहाँ से लिया गया है? तो जो फॉर्टलेग शब्द है ये लिया गया है स्वीडन से। कहाँ से लिया गया है? स्वीडन से लिया गया है फॉर्टलेग शब्द। फॉर्टलेग प्रशिक्षण का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो जो फॉर्टलेग प्रशिक्षण का प्रयोग है इसका जो है क्रॉस कंट्री दौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। क्रॉस कंट्री दौड़ में फॉर्टलेग प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है। तो मांसपेशियों को मजबूत किस प्रकार से बनाया जा सकता है? तो हम देखते हैं कि व्यायाम के दोहराव की संख्या से, व्यायाम के सेट की संख्या से, और तीव्र घटा हुआ रिकवरी समय, ये सभी क्या हैं? ये जो है हमारे मांसपेशियों को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। मांसपेशियों को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिकतम ताकत में वृद्धि की जा सकती है। अधिकतम ताकत में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? वजन ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से जो है अधिकतम ताकत में वृद्धि की जा सकती है। प्रश्न अगला है, विस्फोटक ताकत में वृद्धि की जा सकती है। तो विस्फोटक ताकत में जब वृद्धि करनी हो तो अनुकूलित व्यायाम करें, मेडिसिन बॉल व्यायाम से, पाल्मोरिक व्यायाम से। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी अगर व्यायाम किया जाए तो विस्फोटक ताकत में वृद्धि की जा सकती है। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहन शक्ति की ताकत बढ़ाई जा सकती है ना। आप सहन शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सहन शक्ति के लिए आपको करना पड़ेगा सर्किट ट्रेनिंग, साथ से सर्किट, साथ से सहन शक्ति, है ना। तो सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? सर्किट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, है ना। वजन उठाने के प्रशिक्षण में सबसे अधिक किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? तो सबसे अधिक हम क्या करते हैं? डंबल का उपयोग करते हैं। डंबल होता है ना, तो डंबल का उपयोग जो है वजन उठाने के प्रशिक्षण में सबसे ज़्यादा, डंबल जो है ना, डंबल का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? किसमें? वजन उठाने के प्रशिक्षण में सबसे ज़्यादा करते हैं। वजन उठाने के प्रशिक्षणों में सबसे कम हानि रहित है। तो जब सबसे कम हानि रहित है वो क्या है? पुली है। पुली जो है सबसे कम हानि रहित है ना, डंबल उठाने के प्रशिक्षण में, वजन उठाने के प्रशिक्षण में। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यायाम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक है? तो ब्लड प्रेशर को कौन बढ़ाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक है। आगे देखते हैं, तो हाइड्रोलिक
मशीनें कसरत के लिए बहुत उपयोगी हैं। जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं वो कसरत के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि इसमें एंटागोनिस्ट मांसपेशी की कसरत उपयोगी ढंग से की जा सकती है ना। एंटागोनिस्ट मांसपेशी की कसरत उपयोगी ढंग से की जाती है, की जा सकती है। प्रश्न अगला है, वजन प्रशिक्षण के स्वर्णिम नियम कितने नियम दिए गए हैं? तो जो वजन प्रशिक्षण के स्वर्णिम नियम दिए गए हैं वो 10 प्रकार के दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 10 नियम दिए गए हैं वजन प्रशिक्षण के स्वर्णिम नियम। प्रश्न अगला देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वजन प्रशिक्षण में वर्कआउट के बीच कितने घंटे आराम करने की सलाह दी जाती है? तो वो जो है, अगर वजन प्रशिक्षण में वर्कआउट किया गया है तो उसके बीच 48 घंटा, कहने का तात्पर्य 2 दिन आराम करने की सलाह दी जाती है वजन प्रशिक्षण में वर्कआउट के बाद, है ना। आगे देखते हैं। खेल में अच्छा प्रदर्शन निर्भर करता है। तो जो खेल में अच्छा प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? तो वो दक्ष कला कौशल पर, हल्फर मौला शक्ति पर और गति में बढ़त में। तो ये जो तीनों है ना, ये क्या करते हैं? खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये तीनों पर निर्भर करता है ना। गति अच्छी होनी चाहिए, दक्ष कला भी अच्छा होना चाहिए, हल्फर मौला एकदम शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो ये तीनों जो है, शक्ति, कौशल और बढ़त जो है, मिलकर खेल को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन में शामिल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हल्फर मौला शक्ति किस प्रकार की ट्रेनिंग से अच्छी प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? अब हल्फर मौला शक्ति हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए हमको सर्किट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। कौन सी ट्रेनिंग? सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा हम हल्फर मौला शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं। ताकत व विस्फोटक शक्ति बढ़ाने के लिए किस विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रयोग किया जा रहा है? तो जो ताकत और विस्फोटक शक्ति बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या है? वो है प्लायोमेट्रिक जो इसमें, है ना, ये जो प्रशिक्षण है प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण, वो ताकत और विस्फोटक बढ़ाने के लिए किया जाता है। शारीरिक फिटनेस के मूलाधार घटक में से कौन एक नहीं है? तो वो देखिए, सहन शक्ति भी फिटनेस के लिए मूलाधार घटक है, शक्ति भी है, गति भी है। लेकिन जब बात आए तालमेल, तो यह तालमेल शारीरिक फिटनेस के मूलाधार घटक में नहीं शामिल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भार नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो भार नियंत्रण है उसमें कसरत, एक्सरसाइज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भार नियंत्रण में। किसमें? भार नियंत्रण में। वह शरीर जिसकी बनावट मजबूत पेशियों वाली होती है, जो मजबूत पेशियों वाली होगी उसी को आप कहते हो मेसोमॉर्फ, है ना। शेल्डन ने 3 प्रकार के शरीर को बांटा है। शेल्डन ने 3 प्रकार से शरीर को बांटा है, एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ। तो जो मेसोमार्फ है, क्या है? मेसोमार्फ जो है वो जो है बहुत मजबूत मांसपेशियों वाला शरीर होता है शेल्डन के द्वारा। शरीर की वह किस्म जिसमें शरीर कमजोर दिखता है तथा मांस बहुत कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं एक्टोमार्फ, है ना। क्या कहते हैं? एक्टोमार्फ होता है वो, है ना। अब आप यहाँ हम बता दे रहे हैं, कुछ जानकारियां यहाँ पे दे दे रहे हैं कि जो शेल्डन ने 3 प्रकार से बांटा हुआ है शरीर को। तो जो एंडोमार्फ है वो अंडा की तरह होता है, मतलब कि वो गोले मोटे होते हैं। वो कैसे होते हैं? गोले मोटे होते हैं। और जो मेसोमार्फ होते हैं वो लंबे चौड़े और उनकी जो मांसपेशियां हैं बहुत सुडौल टाइप की होती हैं। लेकिन जो एक्टोमार्फ है वो बिल्कुल एक्टो, है ना। तो वो एक्टिव रहता है, बिल्कुल पतला, लंबा पतला शरीर दिखता है, मांसपेशी भी बहुत कम होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्टोमार्फ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो शेल्डन ने 3 प्रकार से शरीर को बांटा है ना। जो शरीर की प्रकार है उसको जो है 3 प्रकार से बांटा है, एक्टोमार्फ, एंडोमार्फ और मेसोमार्फ। जो एंडो है वो अंडा की तरह होता है, मोटा गोला। जो एक्टो है वो बिल्कुल एक्टिव रहता है, बिल्कुल पतला, है ना। और जो मेसोमार्फ है वो मीडियम वाला होता है, अच्छी मांसपेशी और अच्छी लंबी चौड़ाई शरीर के साथ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर की वह किस्म जिसमें शरीर बड़े ब्लॉक सदृश प्रतीत होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसी को हम कहते हैं एंडोमॉर्फ। जिसमें बड़े ब्लॉक सदृश प्रतीत होता है उसको हम एंडोमॉर्फ कहते हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि एंडोमॉर्फ अंडे की तरह होता है, मोटा गोला और खुशनुमा इंसान जो होता है वो एंडोमॉर्फ की श्रेणी में आता है ना। आगे देखते हैं।
ऊंचाई पर खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता में गिरावट का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो वहां पर एनरोबिक क्रियाएं होने लगती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वहां पर एनरोबिक क्रियाएं होती हैं, है ना, एनरोबिक होने लगती हैं। आगे देखते हैं, उष्मीकरण कितने प्रकार का होता है? तो जो उष्मीकरण को बांटा गया है वो दो प्रकार का बांटा गया है। कितने प्रकार का? उष्मीकरण को हम दो प्रकार से बांटे हुए हैं, सामान्य उष्मीकरण और विशिष्ट उष्मीकरण, है ना। तो जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामान्य उष्मीकरण के निम्नलिखित कौन सा एक तत्व नहीं है, तो सामान्य उष्मीकरण में हम क्या करते हैं? हाथ और जांघों का व्यायाम करते हैं, हाथ और कंधों का व्यायाम करते हैं, गर्दन का करते हैं, कमर का करते हैं। इन तीनों का व्यायाम हम सामान्य उष्मीकरण के व्यायाम में करते हैं, जबकि जॉगिंग नहीं करते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विशिष्ट उष्मीकरण का कौन सा एक तत्व नहीं है? तो विशिष्ट में हम जो है पैरों का व्यायाम नहीं शामिल करेंगे, विशिष्ट में हम पैरों का व्यायाम नहीं शामिल करेंगे, जबकि जॉगिंग, लंबे कदम और धीमी गति से दौड़ना ये किस में आएगा? उष्मीकरण के विशिष्ट व्यायाम में, है ना। आगे देखते हैं, जिस व्यायाम से मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण होता है उस व्यायाम हम क्या कहते हैं? उस व्यायाम को हम कहते हैं गति युक्त व्यायाम। क्या कहते हैं? गति युक्त व्यायाम कहते हैं। अगला देखते हैं, गति युक्त व्यायामों में किस व्यायाम को शामिल किया जाता है? तो गति युक्त व्यायाम में ऐसे व्यायाम को शामिल किया जाता है जो स्पीड होते हैं, जिसमें गति होती है, स्पीड प्ले को जो है गतियुक्त व्यायामों में हम शामिल करते हैं। फॉर्टलेग प्रशिक्षण किस खेल के खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा है? तो फॉर्टलेग प्रशिक्षण जो लंबी दूरी के दौड़ होते हैं, है ना, क्रॉस कंट्री रेस इसके पहले बताया गया था ना, तो जो फॉर्टलेग प्रशिक्षण के खिलाड़ी होते हैं वो लंबी दूरी के दौड़ के लिए बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। किसके द्वारा? फॉर्टलेग प्रशिक्षण के द्वारा। फॉर्टलेग प्रशिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है? तो देखिए, फॉर्टलेग प्रशिक्षण में क्या होता है कि उसमें हमें क्या नहीं मिलता? इसमें प्रशिक्षक की भूमिका उपयोगी होती है, यह गलत है, यह जो है गलत है। जबकि फॉर्टलेग प्रशिक्षण का कौन सा एक लाभ नहीं है? यह जो है ये नहीं है, है ना। बाकी सभी लाभ हैं, थकान महसूस नहीं होती, शक्ति एवं सहनशीलता का विकास होता है, सभी दौड़ों में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए उपयोगी है फॉर्टलेग प्रशिक्षण, है ना। आगे चलते हैं, सामान्यतः जन्म के समय शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? तो जब जन्म के समय अक्सर देखा जाता है कि औसत जो होता है वो 19 से 29 इंच, 19 से 29 इंच, 19 से 29 इंच तक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सामान्यतः जन्म के समय शिशु का भार होता है, तो शिशु का भार कितना होता है? वो 7 से 8 पाउंड होता है, 7 से 8 पाउंड होता है जन्म के समय शिशु का भार। किस अवस्था में लड़कियों के शरीर की ऊंचाई तथा भार में तेजी से वृद्धि होती है? देखिए, जब लड़कियां जो है वो 12 वर्ष की अवस्था में रहती हैं, 12 वर्ष कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब वो मिडिल क्लास माध्यमिक विद्यालय में होती है तो उनकी जो शरीर की ऊंचाई है और भार है उनमें तेजी से वृद्धि शुरू हो जाता है, जबकि लड़कों में इतना तेज नहीं होता। तो उस समय जो है लड़कियों में बहुत तेजी से वृद्धि और उनके भार में वृद्धि होने लगती है ना। किस अवस्था में लड़कों के शरीर की ऊंचाई तथा भार में तेजी से वृद्धि होती है? तो वो कौन सी अवस्था में होती है? तो वो उनकी अवस्था होती है 14 से 15 वर्ष, यानी कि वो माध्यमिक को पार करके हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं। तो जब बच्चे लड़के जो है कक्षा 9 कक्षा 10 में पहुंचते हैं, है ना, क्लास 10 में पहुंच जाते हैं, तो उस समय उनकी जो भार और जो उनकी लंबाई है उनमें बहुत तेजी से वृद्धि होने शुरू हो जाती है। प्रश्न अगला देखते हैं, स्त्रियों में गुरुत्व केंद्र पुरुषों की तुलना में नीचे की ओर होता है, क्योंकि क्या होता है? क्योंकि ये स्त्रियों में छोटे अंगों के कारण, किसके कारण? छोटे अंगों के कारण जो है उनकी जो गुरुत्व केंद्र है वो नीचे की ओर होती है ना। आगे देखते हैं, स्त्रियों की स्कंद शक्ति एवं भुजा शक्ति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, इसलिए यह खेल उनके लिए वर्जित है। कौन सा खेल वर्जित है? पोल वाल्ट। पोल वाल्ट इनके लिए क्या है? वर्जित किया गया है। स्त्रियों के लिए जो पोल वाल्ट है वो वर्जित किया गया है ना। आगे देखते हैं, मनुष्य में पसीना निकलने की क्षमता की दर कितनी होती है? तो मनुष्य में जो पसीना निकलने की क्षमता की दर होती है वो होती है 1 लीटर प्रति घंटा। 1 लीटर प्रति घंटा पसीना निकल सकता है मनुष्य के शरीर से, है ना, 1 लीटर प्रति घंटा।
और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि एनारोबिक सहनशीलता का अर्थ होता है, तो एनारोबिक सहनशीलता का अर्थ है ऑक्सीजन के बिना। इसके पहले मैं बता चुका हूं आपको कि एनारोबिक क्रियाएं जो है वो ऑक्सीजन के बिना की जाती हैं और एरोबिक क्रियाएं जो है ऑक्सीजन के साथ की जाती हैं। तो इस प्रकार से आज जो 50 प्रश्नों की एक सीरीज थी वो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक भी कर लिया करिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। धन्यवाद।